हेलो एवरीवन, बच्चों हम चैप्टर 9 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का, दैट इज मनी एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। और पिछले दो लेक्चर में बच्चों हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने देखे हैं, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स फंक्शंस एंड कमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दोस लेक्चर्स बच्चों। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे, आई एम गिविंग द लिंक हियर इन द आई बटन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम बचे हुए जो तीन हिस्से हैं हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के वो देखेंगे, एज वेल एज व्हाट इज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन द मनी मार्केट ऑफ इंडिया, वो भी हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों पेज नंबर 85 है, वहां पे है कोऑपरेटिव बैंक्स। सो द थर्ड पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइज सेक्टर आर द कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव इसका क्या मतलब होता है? These banks are established by the members for the benefit of the members. से हम कहते हैं सहकारी banks, right? Let us see. Cooperative banks came into existence with the enactment of the Cooperative Credit Societies Act of 1904. Cooperative banks supplement the efforts of commercial banks by meeting credit needs of the लोकल पॉपुलेशन। मतलब जहां जहां गांव देहात में बहुत रिमोट प्लेसेस में जहां कमर्शियल बैंक्स का पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां पे ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये काम क्या कर रहे हैं? दे आर सप्लीमेंटिंग द वर्क दैट द कमर्शियल बैंक्स आर डूइंग। ओके, इट फुलफिल्स द बैंकिंग नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इनकम ग्रुप्स। कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर comprises of cooperative credit institutions such as primary cooperative credit societies, district central cooperative banks and state cooperative banks। मतलब अलग अलग बैंक्स एक कोऑपरेटिव सेक्टर में आते हैं बच्चों। ओके, 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। देखिए सबसे नीचे है प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड देन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, कोऑपरेटिव बैंक्स इंश्योर करती है बच्चों दैट जो छोटे छोटे फार्मर्स है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, उन तक भी लोन पहुंच सके। छोटे छोटे गांव देहातों में भी ये लोन्स को वो पहुंच जाती है। सो इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सप्लीमेंटिंग द एफर्ट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। ऑलराइट, चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, DFIs। अब ये DFIs क्या है? लेट्स सी। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एजेंसीज दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म का। दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स। मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जब RBI को एजेंसी को अपॉइंट करती है उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल institution. For example, IFCI, Industrial Finance Corporation of India, was the first developmental financial institution to be established in 1948. For example, NABARD है for agricultural sector. तो अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक जब कोई काम करती है इंस्टीट्यूशन तो हम इसे बोलते हैं डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, ये RBI ही क्रिएट करती है सो दैट एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस किया जाए। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव डाइवर्सिफाइड देयर ऑपरेशंस विद द एडवेंट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दे हैव सेट अप सब्सिडियरीज टू ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये अब अलग अलग सब्सिडियरीज भी ओपन कर रही है और अलग अलग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं, सच एज कमर्शियल बैंकिंग, कंज्यूमर फाइनेंस, ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग, e-commerce, etc. Thus, development financial institutions are in the process of converting themselves into universal banks. मतलब ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस नहीं करेगी, धीरे धीरे they will convert themselves into a commercial bank. Then they will be known as universal bank. Okay, RBI has issued guidelines for development financial institutions to become commercial banks. तो सबसे पहला किसके साथ हुआ था? ICICI के साथ हुआ। ICICI जो बैंक है वो पहले थी एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन धीरे धीरे बिकॉज इट स्टार्टेड कैरिंग आउट अदर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक आल्सो, इट बिकेम अ कमर्शियल बैंक। ओके,
Let's read. ICICI, Industrial Credit and Investment Corporation of India, has become a universal bank by reverse merger with its subsidiary ICICI Bank. Okay, so ICICI is an example of a universal bank जो पहले DFI थी लेकिन अब वो commercial bank हो गई है. And the last part of our organized sector is Discount and Finance House of India. As the name suggests, डिस्काउंटिंग के लिए, फाइनेंसिंग के लिए जहां हम जा सकते हैं, दैट इज द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया. अभी किसे डिस्काउंट करेंगे? गवर्नमेंट जो है अलग अलग टी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सीडीज इश्यू करती है जिनकी कुछ ना कुछ मैच्योरिटी होती है. अगर हमने वो पैसे वहां पे इन्वेस्ट कर दिए हैं लेकिन बिफोर मैच्योरिटी हमें पैसों की जरूरत है, तो हम कहां जाएंगे? तो हम जाते हैं DFHI के पास. DFHI क्या करेगी? वो जो है बिफोर मैच्योरिटी हमसे ले लेगी और हमें पैसे दे देगी. सो इट इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी टू ब्रिज द गैप, बिकॉज टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी इफ वी कांट वेट, वी कैन गो टू द DFHI फॉर डिस्काउंटिंग दीज bills. Okay, the Discount and Finance House of India was set up in 1988 as money market institution based on the recommendations of the Waghul Committee. It is jointly owned by the RBI, public sector banks and financial institutions to impart liquidity to the money market instruments. Liquidity as the name suggests, ताकि even before the maturity अगर किसी को liquidate करने हैं तो किसके पास जाए? वो जाएंगे DFHI के पास. ऑर्गेनाइज सेक्टर में 5 हमने इंस्टीट्यूट्स देख लिए हैं बच्चों. Now let us move to the unorganized sector. Unorganized as the name suggests, यहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन नहीं होते हैं. There is no apex body which is governing this sector. Alright, let us read. Unorganized sector. The unorganized money market in India comprises of indigenous bankers, money lenders, and unregulated non-bank financial intermediaries. The activities of the unorganized money market are largely confined to rural areas. Because urban areas में तो हमारे पास बहुत सारे options है organized sector के, लेकिन rural areas में, remote places में, देहातों में, जहां पे बहुत सारे banks अभी भी नहीं पहुंच सके हैं, वहां पे ये unorganized sector plays an important part. Okay, let's read. Indigenous bankers. They are financial intermediaries that function similar to banks. They mostly deal in indigenous short-term credit instruments such as hundi. Hundi क्या होते हैं? They are similar to bills of exchange. ये instruments अभी भी use होते हैं गांव देहातों में. Okay? The rate of interest differs from one market to another. Indigenous bankers are mostly confined to certain social strata. They are an important source of funds in unbanked areas and provide loans directly to agriculture, trade and industry. तो ये जो indigenous banks है, ये बहुत सारे sectors जैसे agriculture, trade और industry के development के लिए help करते हैं. They provide short-term credit primarily and obviously because ये unorganized sector है, तो यहाँ पे rate of interest is going to be higher. But the positive point here is जो सारे छोटे-छोटे loans की जिन्हें जरूरत होती है, उन्हें ये indigenous bankers loan दे पाते हैं इन रिमोट प्लेसेस. ओके, नेक्स्ट मनी लेंडर्स, जिसे हम कहते हैं साहूकार. मनी लेंडर्स मोस्टली ऑपरेट इन विलेजेस. मनी लेंडर्स यूजुअली चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. जैसे कि हम पहले जमाने की मूवीज में देखते हैं, ये बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एंड एक्सप्लॉइट करते हैं पुअर फार्मर्स को. ओके, सो ये बहुत बार ऐसे करते हैं दैट अगर किसी को लोन दे दिया तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगा देते हैं दैट वो इंटरेस्ट ही चुकाता रह जाता है फार्मर, वो प्रिंसिपल अमाउंट तक पहुंच ही नहीं पाता है बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सो हाई. ओके, सो जनरेशंस टुगेदर कीप रीपेइंग दैट लोन ओनली. ऑलराइट, सो इस तरह बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं मनी लेंडर्स. द लोन्स प्रोवाइडेड बाय मनी लेंडर्स आर फॉर बोथ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव पर्पस. एग्रीकल्चरल laborers, small and marginal farmers, artisans, small traders usually borrow money from money lenders. At present, the activities of money lenders have been restricted by RBI due to their exploitative tendencies. जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा जब exploitation हो जाता है तब RBI has to take into account कि यहाँ पे क्या-क्या guidelines दे सके. Now let us move to the third point in the unorganized sector, and that is unregulated non-bank financial intermediaries. अब ये क्या है? Let us see. They include chit funds, निधि, loan companies, etc. अब chit funds क्या होते हैं? जब बहुत सारे लोग साथ में मिलके they are going to pool in money. For example,
अगर 10 लोग हैं, वो बोलेंगे कि बाबा हम सब लोग 1000 रुपीज एवरी मंथ इकट्ठा करेंगे, सो 10 पीपल विल कम टुगेदर, 1000 रुपीज देंगे, तो आपके पास टोटल फंड जमा हो जाता है 10,000 रुपीज। ओके, फिर वो क्या करते हैं, एक चिट निकालते हैं एक पर्सन के नाम की, तो ये 10 लोगों में से जिसके नाम की चिट निकलेगी उसे ये 10,000 रुपीज मिलते हैं। तो इस तरह इसे हम कहते हैं चिट फंड। तो दिस इज रोटेशनल यूज ऑफ द मनी। इस तरह हर एक का नाम निकलेगा चिट में और हर एक को ये 10,000 रुपए लंप सम में एक साथ मिल जाते हैं यूज करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे चिट फंड्स भी ऑपरेट करते हैं। अंडर चिट फंड मेंबर्स मेक रेगुलर कंट्रीब्यूशन टू द फंड. Bids or draws are made on the basis of a criteria mutually agreed upon by the members. Accordingly, the collected fund is given to the chosen member. Chit funds mostly operate in Kerala, Tamil Nadu, etc. Alright, chit funds के जैसे ही होते हैं निधि। निधि मतलब इसी तरह से पैसा वो इकट्ठा करते हैं और यूज करते हैं। निधि is also a type of mutual fund thriving on the contribution of its members. Loans are provided to the members at reasonable rates of interest. All right. And lastly, loan companies. Loan companies are finance companies. They provide loans to traders, small-scale industries, and self-employed persons. Being unregulated, they charge a high rate of interest. Loan companies क्या होते हैं? इनका काम है सिर्फ और सिर्फ लोन बांटना। जहां जहां पैसे की जरूरत है उनको लोन दे देते हैं, बट बिकॉज दे आर एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। ओके, सो चिट फंड्स, निधि, लोन कंपनीज फॉर्म पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसे हम कहते हैं अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है बच्चों, इसे हमने देखा, इसके 3 प्राइमरीली हिस्से होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे पहले आते हैं इंडिजिनस बैंकर्स, then money lenders, and lastly unregulated non-bank financial intermediaries. I hope यहाँ तक बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं लेक्चर्स। हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज एज वेल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स इन द मनी मार्केट ऑफ इंडिया कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे रोल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट ऑफ इंडिया। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं एंड यू अप्रिशिएट द एफर्ट्स दैट आई एम टेकिंग इन, do share these lectures with your friends and colleagues and help us build a large community. मिलती ही हो आपको अगले वीडियोस में। Till then, take care. Bye bye.